नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महागठबंधन में सीटों की तकसीम पर तनाज़ा जारी। सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी यादव के जीविका दीदियों के लिए मुस्तकिल मुलाजमतों के वादे पर किया तंज। कहा कि पहले नौकरियों के बदले जमीन लेते थे, अब घर और जायदाद लेंगे। छठ त्यौहार के लिए रेलवे तैयार। स्टेशन पर मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलत के लिए वसी इंतजामात। नई दिल्ली स्टेशन पर मशीन से मिल रहा है फौरी टिकट। 7,800 चलाई जा रही है इजाफी ट्रेनें। वजारत दाखिला की लद्दाख की तंजीमों के साथ हुई अहम मीटिंग। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने पर हुई बातचीत। अदालती जांच और बातचीत की बहाली समेत बातचीत के जरिए हल तलाश करने की गई कोशिश। मुल्क के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाई गई अन्नकूट और गोवर्धन पूजा। मुनासिब रिवायात के साथ गंगोत्री धाम के दरवाजे मौसम सरमा के लिए बंद। और खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में जुमेरात को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा मुकाबला। टीम इंडिया के लिए है करो या मरो की सूरत हाल। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच जीतना जरूरी। और अब खबरें तफसील से। बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महागठबंधन में सीटों की तकसीम के हवाले से उलझन बरकरार है। तकरीबन 1 दर्जन नशिस्तों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है और महागठबंधन इन सीटों पर तालमेल के लिए काम कर रहा है। और इसी के पेश नज़र कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत पटना में है, ताकि तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सीटों का हल निकाला जा सके। आरजेडी ने 143 सीटों पर, कांग्रेस ने 61 सीटों पर और बाएं बाजू ने 33 पर, वीआईपी ने 15 पर और आईआईपी ने 3 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी ने आरजेडी के इंतखाबी मंशूर पर जवाबी हमला किया है। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में इंतखाबी मुहिम्मात जोरों शोर से चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में इख्तलाफात जारी हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है। और बिहार में इससे पहले के दौर में भी श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के विकास से लेकर हमारी जब सरकार आई तब महिलाओं में शिक्षा दर बिहार में 33% थी, अब 74% है। अगर आप देखें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सरकारी पदों में भी 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। महिला पुलिस बल बना है और सुकन्या योजना बहुत पहले से बिहार में चल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद ये हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने महागठबंधन के अंदर जारी तनाज़े पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नहीं आ सकते तो वो बिहार को मुत्तहद कैसे रख सकते हैं। जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहां पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। बिहार की जनता इस बात को समझ गई है कि जो गठबंधन में 5-6 घटक दलों को एक साथ नहीं रख सकते, वो बिहार की 14 करोड़ जनता को कभी एक साथ नहीं रख पाएंगे।
महागठबंधन में सीटों की तकसीम को लेकर तातुल के दरमियान आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नौकरियों का इंतखाबी दांव खेला है और जीविका दीदियों को मुस्तकिल करने का ऐलान किया और कहा कि उनकी तनख्वाह 30,000 रुपए माहाना होगी। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के वादों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके वालिदैन 15 साल हुकूमत में रहे और बिहार को लूटा। अब तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं। सम्राट ने कहा कि बिहार के लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो सब कुछ भूल गए। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिले। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देख रही है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने आरजेडी के इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से तेजस्वी यादव पर हमला किया है। राय ने कहा कि आरजेडी के मंशूर में कोई दम नहीं है, वो आवाम को सिर्फ गुमराह करते हैं। जीविका दीदी की जिंदगी में जो खुशी आई है वो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार की वजह से आई है। तेजस्वी यादव ने सफेद झूठ बोल रहे हैं। वो जो भी घोषणा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, भ्रम फैलाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है। आज जीविका दीदी के जीवन में और उनके परिवार में जो खुशियां आई है वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण, और आज जीविका दीदी के लिए जितना भारत सरकार और बिहार सरकार की है, 15 वर्षों के शासनकाल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। तो जो कभी सोचा ही नहीं है वह आगे क्या कर सकता है? भ्रम फैलाने की बात है, सफेद झूठ बोल रहे हैं। 24 सितंबर को लेह में तशद्दुद के बाद लद्दाख में मामूल की तरफ एक अहम कदम उठाया गया है। मरकजी वजारत दाखिला के अदालती इंक्वायरी के हुक्म के बाद ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मरकजी हुकूमत के साथ एक अहम मीटिंग की है। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 अरकान, वजारत दाखिला के एक सीनियर एहलकार और लद्दाख के एक रुकन असेंबली ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद डीडी न्यूज़ से बात करते हुए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सज्जाद कारगिली ने मीटिंग में जेर बहस मसाइल पर खुशी का इजहार किया। स्टेट 226 शेड्यूल की मांग को लेकर 6 साल से लद्दाख में एक मूवमेंट चल रहा है, तो उसी को लेकर एमएचए के साथ बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू है। एक लंबे समय से हम लोग ये मांग कर रहे थे। बदकिस्मती से 24 अक्टूबर को जो कुछ हुआ है लद्दाख में, उसको लेकर के काफ़ी एक डेडलॉक सा हुआ था, वो आज ख़त्म हुआ। एमएचए की तरफ से ये मीटिंग जो है सब कमेटी की बुलाई गई थी, जिसमें केडी और एपेक्स के 3 मेंबर्स ने शिरकत किया और ऑनरेबल एमपी भी थे, दोनों सीईसीज भी थे। एक पॉजिटिव आउटकम आने की हमें उम्मीद है। और हमारे नामानिगार अमरेंद्र गुप्ता से बात करते हुए लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान ने कहा है कि अदालती इंक्वायरी और बातचीत की बहाली से अब वो पुरउम्मीद हैं कि इस सियासी तातुल को जल्द ही बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है।
लद्दाख से जुड़े हुए कई संगठनों की एक अहम बैठक गृह मंत्रालय में संपन्न हुई। हमारे साथ लद्दाख के सांसद हनीफा जान साहब हैं। सर, एक अहम बैठक संपन्न हुई, क्या मुद्दे थे और किस तरह की बातचीत हुई गृह मंत्रालय से? मुद्दा वही था जो हमारे केडे और एपेक्स का एजेंडा 4 पॉइंट एजेंडा था। उसमें से जो मेन हमारा टॉपिक था स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के ऊपर हमने आज बात करनी थी। और जिस तरीके से MHA जो है इन प्रिंसिपल पहले माना था, हम इन पर बात करेंगे। आज खुले दिल से खुले मन से जो है उन मुद्दों पे जो है बातचीत हुआ और मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है। अच्छी माहौल में खुले दिल से ये लद्दाख के ऊपर बातचीत हुआ और ये हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से मीटिंग बुला के जल्दी से जल्दी जो है इन इश्यूज़ का कोई ना कोई रिजोल्व करेंगे। कौन कौन से अहम मुद्दे रहे? हमारा जो एजेंडा है उसी एजेंडे पे हमने बात किया है, तो बहुत अच्छे माहौल में अच्छी शुरुआत हुआ है। 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे क्या आंसर किया, किस तरह का प्रतिक्रिया रही गृह मंत्रालय? देखिए, हमने अपने ओर से जो हमारा जो मुद्दे थे उस पर जो सजेशन वगैरह था वो रखा, MHA ने अपना रखा। अब आने वाले जो मीटिंग्स है उनमें तफसीलन जो है इन पे डिस्कशन हो जाएंगे। सर, कोई समय कीमत सीमा तय हुई है अगली मीटिंग की? कोई समय तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना है कि कोशिश करेंगे किसी टाइम बाउंड में जल्दी से जल्दी जो है मीटिंग वगैरह करके इस इशू को हल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लद्दाख के सांसद हनीफा जान साहब, जिनका मानना है कि आज बहुत अच्छे माहौल में गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख से जुड़े हुए विषयों पर मीटिंग हुई, जिसमें जो अहम मुद्दे थे वो स्टेटहुड का एक मुद्दा था। हनीफा जान, उनका कहना है कि गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे माहौल में इस मीटिंग को किया, उनकी बातों को सुना और आगामी मीटिंग भी इस मुद्दे पर जल्द होगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। और दिवाली और छठ के लिए मुसाफिरों की आमदोरफ्त में इजाफे के पेश नज़र आने वाले दिनों में रेलवे तकरीबन 7,800 मजीद खुसूसी ट्रेनें चलाने का मंसूबा बना रहा है। मुतवक्के त्यौहार के भीड़ भाड़ की निगरानी के लिए वार रूम बनाए गए हैं। वज़ीर रेलवे ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और त्योहारों के दौरान मुसाफिरों के लिए किए गए इंतजामात का ज़मीनी जायजा लिया। और अब हम आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन की आज की तस्वीरें दिखाते हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए होल्डिंग एरिया में बैठने, पानी और बैतुल खला का इंतजाम किया गया है। स्टेशन पर सिक्योरिटी और सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की बढ़ती हुई भीड़ के पेश नज़र इजाफी अमला और हेल्प डेस्क तैनात किए गए हैं ताकि किसी को भी किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखते हैं हमारे नामा निगाह निशांत राय की ये खास रिपोर्ट। समय हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से होल्डिंग एरिया में तैयारी की गई है और लगातार रेलवे की ओर से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जितनी सुविधा हो सकती है उतनी बढ़ाई जा रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पीने से पानी को लेकर टिकट काउंटर से लेकर पूछताछ केंद्रों से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्था होल्डिंग एरिया में की गई है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कील जा रहा हूँ, कील जंक्शन बिहार। सुविधा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे उम्मीद न था कि मेरे को भीड़ का संकट करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा। छठ महिमा का अवसर लग रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा। एम्बुलेंस भी है, सामने सुविधाएं भी हैं, टिकट लेने में भी कोई लाइन टाइन कोई धार नहीं चल रहा है। यहाँ की प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ को जो सुविधाएं दे रही यात्रियों को, जो यहाँ की हर व्यवस्था को साफ सफाई करने में वो अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। चिकित्सक भी व्यवस्था की गई है और रहने बैठने उठने का भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी भीड़ों को देखते हुए और इतनी व्यवस्था अच्छा है कि जो मतलब कोई यात्री को कोई तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत खुश हैं हम लोग देख के कि इतनी प्रशासन की व्यवस्था, साफ सफाई वगैरह चिकित्सा वगैरह सब कुछ है और आप भी उसका थोड़ा सा सदुपयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यात्री बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके की व्यवस्थाएं भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है, यात्री लगातार सराहना करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से रेल मंत्री लगातार रेलवे स्टेशन के दौरे कर रहे हैं या बाकी अधिकारी दौरे कर रहे हैं, इसका असर ये हो रहा है कि धरातल पर यात्रियों को सफ़र करने में बेहद सुविधा और सुरक्षा दोनों मुहैया हो रही है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, दिल्ली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 4 रोज़ा दौरे पर केरल में हैं।
अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सबरीमाला पहाड़ी तीर्थ स्थल का दौरा किया और भगवान अयप्पा की पूजा की। कबल अज़ीज़ सदर जमहूरिया ने दरियाए पंपा और गणपति मंदिर में रसूमात अदा की और इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू पिछली 5 दहाइयों में सबरीमाला का दौरा करने वाली पहली भारतीय सदर बन गई हैं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने छठ त्यौहार की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वजीराबाद में सुरघाट का दौरा किया और प्रेमबाड़ी पुल से मुनक नहर तक जारी काम का जायजा लिया। और इस बार दिल्ली हुकूमत यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल घाट बना रही है, जहां छठ के अक़ीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। और इसी के साथ ही दिल्ली में 1000 से ज़्यादा मकामात पर छठ पूजा का एहतमाम किया जाएगा और तमाम जगहों पर तैयारियों के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरह से मुतहर्रिक है। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में जहां भी छठ पूजा का एहतमाम किया जाएगा, बीजेपी के एमएलए, काउंसलर और एमपी घाटों पर पहुंचकर तैयारियों की निगरानी करेंगे और सफाई मुहिम चलाएंगे। पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह दिल्ली में छठ मनाई जा रही है, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो 26 तारीख तक चलेगी। 27 और 28 की दिल्ली में और देश में छठ है। छठ जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। और इस बार दिल्ली वाले छठ त्यौहार के दौरान एक बदली हुई दिल्ली का तजुर्बा करेंगे। दिल्ली के वजीर माहौलियात मनिंदर सिंह सिरसा ने आज ITO छठ घाट पर तैयारियों का मुआयना किया और एक रज़ाकाराना प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने दिल्ली के ITO में छठ घाट पर तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली सरकार इस बार छठ पर्व को पहले से कहीं ज़्यादा भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली में यमुना नदी का जो जल है किस तरह से पहले से कहीं ज़्यादा स्वच्छ और निर्मल हो गया है और झाग या अन्य प्रकार के प्रदूषण भी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। घाटों की सफाई और समतलीकरण के लिए JCB मशीनों द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सभी विधायक, मंत्री और अधिकारी खुद मैदान में उतरकर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ITO स्थित छठ घाट का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर श्रमदान भी किया। ये निर्मल यमुना जी हैं, ये वही यमुना जी हैं जहाँ गंदगी का ढेर होता था, बाहर होता था। ये वही यमुना जी हैं जिसकी सफाई में 10 साल अरविंद केजरीवाल जी असमर्थ रहे। ये यही यमुना जी हैं जिसको गंदगी का ढेर बना दिया था और हर बार ये कहा जाता था अगले 5 साल मुझे दे दो। रेखा गुप्ता जी ने नहीं कहा मुझे 5 साल दे दो, उनके 6 महीने और दूसरी सरकारों के 25 साल। तो यमुना जी के किनारे ये सफाई अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, न खाली यमुना जी के किनारे बल्कि जहाँ जहाँ भी छठ पूजा के इंतज़ाम किया गया है, भव्य इंतज़ाम किया गया है। माननीय रेखा गुप्ता जी खुद उसका निरीक्षण कर रही हैं, खुद मॉनिटरिंग भी कर रही हैं और सब जगह पे बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतज़ाम किया गया है। ये छठ पूजा उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य इस बार दीपावली थी। दिल्ली सरकार दिल्ली के पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक सभी घाटों पर सफाई, समतलीकरण और स्वच्छता के कार्यों पर युद्ध स्तर पर कार्य करवा रही है। इस बार का छठ पर्व दिल्ली वासियों के लिए विशेष और यादगार होगा। जिस तरह इस वर्ष की दीपावली अभूतपूर्व से मनाई गई, उसी प्रकार छठ पर्व भी राजधानी में भव्यता और सुव्यवस्था का एक नया मानक स्थापित करेगा। इस बार छठ पर्व पर दिल्ली वासी बदली हुई दिल्ली का अनुभव करेंगे, एक ऐसी दिल्ली जो श्रद्धा, संस्कृति और स्वच्छता का संगम बनेगी। कैमरामैन सन्नी कालरा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।
और दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम में आज श्री गोवर्धन पूजा और अन्नकूट त्यौहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। पूरे अहाते को फूलों से सजाया गया था। संतों के वैदिक महापूजा की रस्म के साथ ही गोवर्धन जी की पूजा की गई। मंदिर के संत ज्ञानंद जी ने वजाहत की कि गोवर्धन पूजा भारत की कदीम सनातन रिवायत में बहुत अहमियत रखती है और इस मौके पर 1200 से ज्यादा पकवान पेश किए गए, जिनमें गोवर्धन पहाड़ का असल पत्थर भी शामिल है। भारतीय सनातन सकाफत और मजहब के आलमी प्रचारक महंत स्वामी महाराज से मुतासिर होकर ये त्यौहार दुनिया भर के अक्षरधाम संस्थान मंदिरों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गोवर्धन पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम अक्षरधाम में मौजूद हैं, दिल्ली के इस अक्षरधाम में, और यहाँ पर जो तैयारियां वो भव्य रूप में की गई हैं। तमाम यहाँ पर जो है वो प्रसाद जो है वो भोग के रूप में यहाँ पर भगवान को अर्पण किया गया है और इसके बाद ये भक्तों में भी बांटा जाएगा। जिस तरह से पूरी तैयारियाँ अक्षरधाम में की गई हैं, चाहे गोवर्धन पूजा हो, चाहे भोग की प्रथा हो, पूरी की गई है। हर वर्ष अक्षरधाम में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के बाद जो अन्नकूट उत्सव होता है, गोवर्धन पूजा विधि होती है, वह भी बड़े धूमधाम से यहाँ पर संपन्न होती है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज षोडशोपचार पूजन विधि गोवर्धन जी की संपन्न हुई। साथ साथ में गोमाता का भी पूजन हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनेक भक्त न केवल यहाँ पर अलग अलग राज्यों से हैं, अभी विदेश से भी भक्त आज के इस पर्व पर उपस्थित हुए हैं। से पूरे पर्व को आप देख रहे हैं, इसने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाहर भी भीड़ अच्छी खासी। और इस भोग के बारे में क्या कुछ? अन्नकूट देख रहे हो, 1232 जितने व्यंजन सभी लोगों ने मिलजुल के संतों की निगरानियों में ये हरिभक्त और स्वयं सेवकों ने बनाया है। तो यहाँ पूरे 1232 जितने व्यंजन, जैसे कहा गया है कि तेरा तुझको अर्पण, उसी भावना के साथ भगवान ने जो हमें दिया है वही हम भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे हम हर एक कार्य में भगवान को जोड़ दे तो वह भक्ति रूप बन जाता है। जैसे घूमना यात्रा बन जाती है, वैसे ही भोजन प्रसाद बन जाता है। तो आज भगवान के समक्ष ये विविध प्रकार के व्यंजन अर्पण किए गए हैं। शुरुआत में हमने देखा बाहर गाय को लोग चारा खिला रहे थे। गोवर्धन पूजा के साथ शुरुआत हुआ। क्या कुछ रहेगा आज पूरा कार्यक्रम? आज जो है आप गोवर्धन की पूजा यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत से लाई गई प्रसादिक मिट्टी से गोवर्धन जी की प्रतिकृति बनाई गई है। तो ऐसा लोगों को, जैसे गोवर्धन पर्वत पर वहाँ पे जा नहीं पाते हैं, तो वो लोग दिल्ली अक्षरधाम में गोवर्धन जी की पूजा कर और साथ साथ गौ माता की भी पूजा करी है सभी लोगों ने। पूरे हर्षोल्लास के साथ ये पर्व जो है वो देश भर में मनाया जाता है और इसकी धूम पूरे देश में दिखाई दे रही है। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और खेल की खबरों में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में जुमेरात को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान एक अहम मैच खेला जाएगा और दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए कोशां हैं। 4 में से 3 टीमों के नाम फाइनल हो चुके हैं। भारत 5 में से मुसलसल 3 मैच हार चुका है और अब भारत को करो या मरो की सूरत हाल का सामना है। मैच से कबल भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम का नवी मुंबई में प्रैक्टिस सेशन था, जो बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब चौथे और आखिरी मुकाबले के लिए भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।